नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने द बीस्ट फैक्ट चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम धरती के जमीन से लेके यूनिवर्स के कोने कोने तक की बात करेंगे। आप सबने डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग का नाम तो सुना ही होगा। स्टीफन हॉकिंग एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे और इन्होंने अपनी सारी जिंदगी ब्लैक होल्स पर रिसर्च करने में लगा दी। अब ब्लैक होल के अंदर तो हम जा नहीं सकते और अगर गलती से सही सलामत चले भी गए तो वापस बाहर आ नहीं सकते। तो ब्लैक होल्स के अंदर आखिर चल क्या रहा है, और ये जानने के लिए बहुत से साइंटिस्ट उत्सुक हैं। ये एक तरीके से यूनिवर्स की अल्टीमेट मिस्ट्री है, क्योंकि ये हमारे आंखों के सामने है भी और नहीं भी है। स्टीफन हॉकिंग बहुत ही छोटी उम्र में शरीर से पैरालाइज्ड हो गए थे और उन्होंने सिर्फ अपने सोच और लॉजिक के जरिए ये पता लगाया कि ब्लैक होल्स के अंदर आखिर चल क्या रहा है और इसके साथ साथ ब्लैक होल्स काम कैसे करते हैं ये भी, जिसके कारण आज वो इतने मशहूर हैं, क्योंकि और साइंटिस्ट इतने गहरे स्तर पर आज तक सोच नहीं पाए। तो चलिए जानते हैं उन्होंने ब्लैक होल्स की फिजिक्स में क्या योगदान दिए। सबसे पहले तो जानिए कि ब्लैक होल्स के इर्द गिर्द एक रीजन होता है जिसका नाम है इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन एक तरह से बाउंड्री है एक ब्लैक होल की, और जब तक आप इवेंट होराइजन के बाहर हैं तब तक आप सुरक्षित हैं, और जैसे ही आपने इवेंट होराइजन को क्रॉस कर दिया तो उसके बाद आप वापस नहीं आ सकते। तो फिर स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि चलो मैं इवेंट होराइजन पे ही एक गहरा रिसर्च करता हूँ कि आखिर ये कैसे काम करता है, और उन्होंने पाया इवेंट होराइजन ब्लैक होल का एक होलोग्राम की तरह काम करता है और ब्लैक होल के अंदर क्या क्या चल रहा है ये सारी इंफॉर्मेशन इवेंट होराइजन के अंदर ही छिपी हुई है और हमें उसे इंटरप्रेट करना यानी कि समझ पाना नहीं आ रहा। हालांकि इस इंफॉर्मेशन को रीड करना बहुत ही मुश्किल है, पर उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को रीड करके हमें एक फॉर्मूला दिया जिसकी मदद से हम ब्लैक होल के अंदर की एनर्जी जान सकते हैं ब्लैक होल्स की सतह का एरिया पता करके। सिर्फ एनर्जी का पता चल जाने से हमें ब्लैक होल के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है, जैसा कि आप जानते हैं बाय द फॉर्मूला E=mc², क्योंकि मैस भी एनर्जी का ये एक रूप है। तो हमें टोटल मैस पता चल जाता है एक मैटर का ब्लैक होल के अंदर, और इसी के साथ हमें ये पता चल जाता है कि जैसे ही ब्लैक होल के अंदर कुछ जाएगा उसकी मैस यानी कि उसकी एनर्जी और बढ़ेगी और इवेंट होराइजन का रेडियस भी साथ ही साथ बढ़ेगा। इस एनर्जी फॉर्मूला के साथ, जो कि अपने आप में ये क्रांतिकारी फॉर्मूला था, पहली बार कि ब्लैक होल के अंदर क्या चल रहा है हम इसके बारे में बात कर पा रहे हैं। इसके बाद स्टीफन हॉकिंग ने एक हॉकिंग रेडिएशन नाम की एक प्रक्रिया की भी खोज की। आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक फिजिक्स की है, एक ऐसी थ्योरी की तलाश करना जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को कंबाइन कर सके, एक ऐसी थ्योरी जो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग हो। पर यह भी सच है कि कोई भी साइंटिस्ट एकदम से ही किसी भी थ्योरी का निर्माण नहीं कर सकता। पहले हमें उस थ्योरी की कुछ झलकें मिलती हैं और फिर धीरे धीरे हमें मिलती है वो कंप्लीट थ्योरी। तो स्टीफन हॉकिंग ने अप्लाई किया क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत बिल्कुल पहली बार एक ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट ब्लैक होल पर। ब्लैक होल असलियत में एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए स्टडी करते हैं, पर स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल को क्वांटम के थ्रू स्टडी किया और खोज करी हॉकिंग रेडिएशन प्रक्रिया की। जब स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल को क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत के जरिए स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि ब्लैक होल्स हमेशा से एक तरह का रेडिएशन बाहर रेडिएट करते जा रहे हैं, और इस रेडिएशन को उन्होंने कहा था हॉकिंग रेडिएशन। और अब ये रेडिएशन ये भविष्यवाणियां करती हैं कि अगर ब्लैक होल्स कंटिन्यूअसली यही रेडिएशन इमिट कर रहा है तो उसकी ऊर्जा कंटिन्यूअसली कम होती जा रही है, और क्योंकि ब्लैक होल की ऊर्जा हमेशा उसके इवेंट होराइजन के समान रहती है, तो अगर ऊर्जा बाहर रेडिएट होती जाए तो इवेंट होराइजन कंटिन्यूअसली छोटा होते जाएगा अनलेस ब्लैक होल लगातार मैस होल निकलता रहे। और अगर ब्लैक होल के अंदर कुछ नहीं जा रहा तो धीरे धीरे ब्लैक होल सिकुड़ता जाएगा और अंत में स्पेस में इवेपोरेट यानी गायब हो जाएगा। तो इसी तरीके से उन्होंने हॉकिंग रेडिएशन और अपने पहले दिए गए ऊर्जा के फॉर्मूले से ब्लैक होल इवेपोरेशन की भी डिस्कवरी की। और अब आइए अपना एक खुद का एक ब्लैक होल बनाते हैं। इसके लिए एक और बार नजर डालिए इसके वेलोसिटी के फॉर्मूला पर, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्केप वेलोसिटी बढ़ाने के लिए हमें m या तो r की वैल्यू को इंक्रीज करना होगा, बिकॉज बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट है, और ये संभव कर पाने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट की मास की डेंसिटी बढ़ानी होगी या फिर उसका साइज घटाना होगा। और अगर हम किसी तरह डेंसिटी बढ़ा दे तो हमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा इन स्पेस जिसे ब्लैक होल कहा जाएगा। लेकिन ये ऑब्जेक्ट जिसे हम ब्लैक होल कहेंगे ये हमें स्पेस में दिखाई कैसे देगा, क्योंकि ये खुद ही तो काले रंग का है। ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इनके अंदर क्या हो रहा है हमें ये कभी दिखाई नहीं देता, क्योंकि इनसे कुछ भी चीज बाहर नहीं निकल सकती, यहाँ तक कि एक किरण रोशनी तक की भी नहीं, और इसी वजह से इसे ब्लैक होल कहा जाता है। और हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि ब्लैक होल कहाँ मौजूद है? तो इसके लिए हम एक बहुत ही क्रिएटिव तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। अगर स्पेस के किसी रीजन में एक ब्लैक होल होगा तो उस ब्लैक होल के आसपास की चीजों पर ग्रेविटी का एक भीषण प्रभाव जरूर होगा, यानी कि एक ब्लैक होल के अराउंड चीजें रिवॉल्व कर रही होंगी। तो अगर हमें अंतरिक्ष के भाग में ऐसा कुछ दिखता है जहाँ काफी सारे प्लैनेट्स या सितारे एक अंधेरे से गोले के चक्कर काट रहे हैं, तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पे एक ब्लैक होल है। पर फ्रेंड्स, क्या आपने एक
एक बात नोटिस की कि ब्लैक होल से ग्रेविटी बाहर निकल रही है पर लाइट नहीं। मतलब कि जो ये ग्रेविटी का आकर्षण है ये भी तो ब्लैक होल के अंदर के मैस के कारण ही तो है। और अगर हमें किसी भी तरह ब्लैक होल के अराउंड ग्रेविटी का फोर्स कितना है ये पता चल सके तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर ब्लैक होल के अंदर कितना मैस मौजूद है। ऐसे ही ग्रेविटी बेस्ड तकनीक इस्तेमाल करके अंदर क्या चल रहा है ब्लैक होल के हम पता कर सकते हैं। आज के टाइम पे जो सबसे आधुनिक तकनीक है जिसपे सबसे ज्यादा रिसर्च चल रही है वो है ग्रेविटेशनल वेव्स को सटीकता से माप पाना। आई होप आपने हाल ही में हुए ग्रेविटेशनल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में तो सुना ही होगा। और अगर हम इन्हीं ग्रेविटेशनल वेव्स को कामयाबी से माप सके तो ये हमें ब्लैक होल्स के अंदर क्या चल रहा है ये मापने में मदद कर सकता है। ये ग्रेविटेशनल वेव्स हमारी आंखों की तरह काम करेगी देखने के लिए कि एक ब्लैक होल के अंदर असल में क्या चल रहा है। वैज्ञानिकों ने पहली बार लाइगो एक्सपेरिमेंट में इन ग्रेविटेशनल वेव्स को पहली बार ऑब्जर्व किया और इस एक्सपेरिमेंट को कामयाब कर पाने में बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट का भी योगदान था। ये ग्रेविटेशनल वेव्स जो हमने अर्थ पर डिटेक्ट किए हैं ये दो ब्लैक होल्स के आपस में टकरा के एक बड़ा ब्लैक होल बनने से उत्पन्न हुई थी। और अब ग्रेविटेशनल वेव्स पर जम के रिसर्च चालू है कि हम ब्लैक होल्स की अंदर की बातें जान पाए। तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसे काम करता है ये लाइगो एक्सपेरिमेंट। लाइगो यानी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी एक ऐसी लेबोरेटरी है जहां हम आधुनिक तकनीकों की मदद से ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर पाते हैं। लाइगो एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले आपको आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझना होगा। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि हमारा स्पेस एक रबर सीट की तरह है और अगर आप इस रबर सीट पे मास रखोगे तो एक कर्वेचर यानी कि एक कर्व सी सतह मिलेगी जो कि होगी हमारी ग्रेविटी। अब जैसे जैसे इस रबर सीट पे चीजें मूव करेंगी तो वो एक तरह की वेव्स का निर्माण करेंगी और यही वेव्स होंगे हमारे ग्रेविटेशनल वेव्स। इन्हीं वेव्स की वजह से बार बार हमारा स्पेस स्ट्रेच और स्क्वीज होता है और इसका प्रभाव हम करोड़ों लाइट ईयर्स दूर तक महसूस कर सकते हैं। इन्हीं वेव्स को मापने के लिए हम एक इंटरफेरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इंटरफेरोमीटर में हमारे पास दो लंबे परपेंडिकुलर ट्यूब्स होते हैं जिनकी लंबाई एग्जैक्टली बराबर होती है और इन ट्यूब्स में एक ही लाइट सोर्स से दो लाइट सोर्स को डिवाइड करके भेजा जाता है। इन ट्यूब्स के दूसरे एंड पर मिरर होता है और जब लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आती है तो इसका इंटरफेरेंस ऐसे होता है कि दोनों वेव्स पूरी तरह से एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। पर अगर एक ग्रेविटी वेव आती है तो इन ट्यूब्स की लंबाई बारी बारी से बढ़ती और घटती रहती है जिसकी वजह से अब ये लाइट वेव्स कंप्लीटली कैंसिल नहीं होती और हमें पता चल जाता है कि ग्रेविटेशनल वेव्स पास हो रहे हैं। इन ग्रेविटेशनल वेव्स की वजह से हमें ये पता चल सकता है कि ब्लैक होल के अंदर क्या चल रहा है और इनके थ्रू हम ब्लैक होल से अंदर या बाहर से अंदर की तरफ कम्युनिकेट कर सकते हैं क्योंकि ये वेव्स स्पेस का ही डिस्टर्बेंस है तो इन पे एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लागू नहीं होता। एस्केप वेलोसिटी आधारित है इस बात पे कि कोई चीज स्पेस में कितना तेज ट्रैवल कर रही है और ना कि स्पेस खुद कितना तेज बढ़ या घट रहा है क्योंकि ये बढ़ना और घटना अपने आप में ही एक ग्रेविटी है और ऐसे ही काम करती है ये सारी चीजें और इस पे अभी भी बहुत सारे रिसर्चेस चल रहे हैं और बहुत सारे रिसर्चेस पेंडिंग हैं। नंबर 2, तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ब्रह्मांड में सबसे चमकीली चीज क्या है? और अगर मैं आपको पूछूं कि दिन में आसमान में दिखने वाली सबसे चमकीली या ब्राइटेस्ट चीज क्या है तो आप कहोगे सूरज, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि हमारा सूरज ही एक ऐसा सितारा है जो हमसे इतना फास्ट है और उसकी रोशनी आसपास के सारी रोशनी को फीका कर देती है तो ये काफी ब्राइट है, राइट? लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमारा ब्रह्मांड भरा पड़ा है ऐसे सितारों से जो हमारे सूरज की तुलना में कई गुना ज्यादा ब्राइट है। एस्ट्रोनॉमर्स जो सितारों की स्टडी करते हैं वो उनकी ब्राइटनेस की कैलकुलेटेड इंटेंसिटी या परिमाण को डिस्क्राइब करने के लिए दो टेक्निकल शब्दों का यूज करते हैं। सूरज और दूसरे कई सितारों की रोशनी यानी पृथ्वी तक कितने ब्राइटनेस में पहुंच रही है उसे कहा जाता है अपेरेंट मैग्नीट्यूड, जहां आप नाम से ही देख सकते हो जो कहता है अपेरेंट यानी वो ब्राइटनेस जो हमें पृथ्वी से दिखाई दे रही है। ये उनका वास्तविक ब्राइटनेस नहीं बताता है, सिर्फ ये बताता है कि वो हमें पृथ्वी से कितने ब्राइट दिख रहे हैं और ये बेसिकली दो इंपॉर्टेंट चीजों पे डिपेंड करता है। एक है सितारे की असल ब्राइटनेस और दूसरी उसकी हमसे दूरी, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है इसलिए उसकी रोशनी हमें बहुत फीकी लगती है। यहाँ तक कि हमारा चांद जिसकी खुद की रोशनी नहीं है जो कि सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है वो भी हम उन सितारों से ज्यादा काफी ब्राइट दिखता है। बट ये कोई फेयर कंपटीशन नहीं है और अगर हम 100 वाट की लाइट को अपनी आंखों के कुछ इंच सामने रख दें तो वो भी हमें सूरज से ज्यादा ब्राइट दिखेगा। बट हम सब जानते हैं कि अगर दोनों को एक समान दूरी से देखा जाए तो फिर तो दोनों की रोशनी का कोई मुकाबला ही नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में अपेरेंट मैग्नीट्यूड हमारे किसी काम का नहीं है, हमें खोजना
है ब्रह्मांड की सबसे ब्राइटेस्ट चीज की, और इसे ढूंढने के लिए हमें चीजों का अपना वास्तविक ब्राइटनेस मापना होगा, ना कि वो ब्राइटनेस जो हमें पृथ्वी से दिखता है। सितारों की इस खुद की ब्राइटनेस को कहते हैं एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड। अब रोशनी की ब्राइटनेस को मापने के लिए हम एक स्केल यूज करते हैं। इसमें नंबर्स को ज्यादा से कम ऑर्डर में अरेंज किया होता है। इस स्केल में नंबर जितना बड़ा होगा उतनी कम उस चीज की ब्राइटनेस होगी, और नंबर जितना कम होगा उतनी ज्यादा उसकी ब्राइटनेस होगी। तो हमें जिस चीज की खोज है उसकी ब्राइटनेस का नंबर इस स्केल में सबसे कम होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा सूरज जो कि हमें इतना ब्राइट लगता है वो इस स्केल में कहाँ आता है। तो अगर हम सूरज को कुछ सारे सितारे या ब्रह्मांड के कुछ पावरफुल प्रक्रियाओं के साथ खड़ा कर दें एक समान दूरी में, तो सूरज की वास्तविक ब्राइटनेस होगी 4.8, जो कि इतना बुरा नहीं है। तो चलिए हम बाकी चीजों को कंपेयर करते हैं पृथ्वी से दिखने वाले सितारों से। सीरियस से, जो कि पृथ्वी से दिखने वाला सबसे ब्राइटेस्ट सितारा है। सीरियस रात में दिखने वाले तारों से सबसे ज्यादा चमकीला तारा है, और ये हमसे लगभग 8.6 लाइट ईयर्स यानी प्रकाश वर्ष दूर है, और इसकी रोशनी यानी एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड है 1.46, और इसीलिए ये हमारे सूरज से 22 गुना ज्यादा चमकीला है। काफी ज्यादा है, राइट? तो आप लोग का क्या ख्याल है इस सितारे के बारे में, जिसका नाम है R136A1? ये सूरज से सिर्फ 256 गुना ज्यादा बड़ा ही नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का सबसे चमकीला सितारा भी है। भूलिए मत, जितने कम आंकड़े होंगे ब्राइटनेस को डिस्क्राइब करने के लिए, उतना ज्यादा ब्राइट वो चीज होगा। इस सितारे की वास्तविक रोशनी हमारे सूरज की तरह 4.8 नहीं है, बल्कि है -12.16, जिसका मतलब ये हमारे सूरज से लगभग 86 लाख गुना ज्यादा चमकीला है। और अगर ये हमारे सूरज की जगह होता तो इसकी प्रकाश की बस एक झलक ही हमारे आंखों को तुरंत नष्ट कर देती। बट ये इतना चमकीला सितारा भी हमारे ब्रह्मांड की सबसे चमकीली चीज नहीं है। आप जानते होंगे कि जब एक विशाल सा सितारा फटता है तो एक बड़ा सा धमाका होता है, जिसे कहते हैं सुपरनोवा या हाइपरनोवा। लेकिन ये सुपरनोवा के साथ कुछ और भी होता है। सितारा जितनी ऊर्जा से विस्फोट होता है, एक बहुत ही पावरफुल रोशनी की बीम यानी किरण रिलीज होती है, और इस बीम को हम कहते हैं गैमा रेज बर्स्ट, जो किसी भी सितारे से कई ज्यादा ब्राइट होता है। और ये उतनी ऊर्जा सिर्फ कुछ सेकंड में रिलीज करता है जितनी ऊर्जा सूरज कुछ हजार करोड़ सालों में रिलीज करेगा। ये ब्रह्मांड का एक बहुत ही अनोखा इवेंट होता है, और हमारे कुछ दूरी पे एक सितारा भी है जो कि वैज्ञानिकों के अनुसार आगे भविष्य में ये विस्फोट हो सकता है। उस सितारे का नाम है WR104, और साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया है कि अगर यहाँ गामा रेज बर्स्ट हुए तो वो डायरेक्टली अर्थ की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो वो रेडिएशन का केवल 10 सेकंड हमारे ओजोन लेयर को 25% तक डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे हजारों जीव एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। अब तक का डेटोनेट किया हुआ सबसे पावरफुल न्यूक्लियर बम तबाही बचाने में इसके आसपास भी नहीं है, और उसे हमने विस्फोट किया था यहाँ धरती पे ही। जबकि WR104 हमसे 7500 लाइट ईयर की दूरी पर है, हम उसे अपने आंखों से देख भी नहीं सकते। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी पावरफुल और कितनी ज्यादा ब्राइट चीज होगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये बर्स्ट कुछ सेकंड तक ही टिकता है, लेकिन फिर भी ये ब्रह्मांड की सबसे चमकीली चीज नहीं है। ब्रह्मांड की सबसे चमकीली चीज ढूंढने के लिए हमें इत्तेफाक से देखना पड़ेगा ब्रह्मांड के सबसे अंधेरे फेस को, जिन्हें हम जानते हैं ब्लैक होल्स के नाम से। ब्लैक होल्स इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो ब्रह्मांड के बड़े बड़े सितारों तक को खा जाते हैं, और कई बार एक साल में हमारे सूरज जैसे हजारों सितारों को, और इन सितारों को पूरी शक्ति से अपनी तरफ खींचते वक्त एक ऐसी चीज होती है जो ब्रह्मांड के किसी भी चमकती चीज को अपने सामने फीका कर देगी। जब ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण सितारों को अपनी तरफ खींचता है तो दृश्य कुछ इस तरह दिखता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उस सितारों के सारे गैसेस और रेज कैसे उस ब्लैक होल में घुसते हुए चले जा रहे हैं, जिस चीज को इसके आकार की वजह से कहते हैं एक्रेशन डिस्ट्रिक्ट। यहाँ सारे गैसेस और डिब्रीज इतनी तेजी से खींचे चले जा रहे हैं कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं जबकि कोई भी गर्म चीज चमकती है, वैसे ही मैटर के इतने फ्रिक्शन से ये भी ग्लो करने लगते हैं, क्योंकि इनकी ब्राइटनेस का इनका खुद का ही एक नाम है, क्वेजार। जैसा कि एक गैलेक्सी में करोड़ों सितारे होते हैं, क्वेजार ऐसे किसी गैलेक्सी से हजारों गुना ज्यादा रोशनी देता है। यकीन करना मुश्किल है, राइट? पहला देखा गया क्वेजार जिसका नाम है 3C273, जिसका वास्तविक ब्राइटनेस है -26.7, जो कि हमारे सूरज से 4 ट्रिलियन गुना ज्यादा है, और हमारे पूरे मिल्की वे गैलेक्सी से 100 गुना ज्यादा। और अगर हम ये क्वेजार 3C273 को 33 लाइट ईयर की दूरी से देख सकें तो ये हमारे सूरज इतना चमकेगा। बट जैसा कि हम जानते हैं ये सिर्फ 8 प्रकाश मिनट की दूरी पर है। लेकिन ये लाइट जो क्वेजार्स हम तक पहुंचा रहे हैं, ये तो उनके रेडिएशन का सिर्फ छोटा सा एक हिस्सा है। क्वेजार्स मोस्टली देखे जाते हैं गैलेक्सीज के सेंटर में, क्योंकि वहाँ यूजली सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं, क्योंकि उनकी रोशनी लिटरली पूरी गैलेक्सी की रोशनी को अपने अंदर डुबा लेती है। और इन गैलेक्सीज के सेंटर्स को कहते हैं एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, और इन क्वेजार की सबसे ज्यादा ऊर्जा निकलती है रेडिएशन जेट के फॉर्म में। एक रेडिएशन जेट कुछ इस तरह दिखता है, और ये सूरज से प्लूटो तक का सफर 15 लाख बार कर सकता है। अगर हमारा पृथ्वी डायरेक्ट इस गैलेक्टिक न्यूक्लियाई के रेंज में आ सका तो इसी क्वेजार को कहा जाता है ब्लेजार। और अब तक की
देखी गई सबसे ब्राइटेस्ट चीज है प्लेजार 3C45 इसकी वास्तविक ब्राइटनेस उसकी पीक लेवल पे रही है -31.4, जो कि आंकड़ों में सबसे कम है। इसका मतलब है वास्तविकता में सबसे ज्यादा। अगर आपको इनका एक एग्जांपल देखना है तो आप ये पिक्चर देख सकते हो, जो कि निकाला गया था हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा। यहाँ एक राइट साइड में एक सितारा है जो हमसे कुछ 100 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, और इसके बाजू में जो चीज है वो आकार और रोशनी में बिल्कुल सेम लगती है, पर वो है एक क्वेजार 100 करोड़ लाइट ईयर दूर। पर आप सोच रहे होंगे ये क्वेजार्स इतने दूर क्यों होते हैं? तो इसकी वजह ये है कि ब्रह्मांड में हर चीज की तरह इनका भी एक दिन अंत होता है। ये क्वेजार्स बने थे करोड़ों साल पहले जब हमारा ब्रह्मांड नया था, और ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन्स बहुत छोटे थे क्योंकि उन्होंने अब तक इतने सितारों को नहीं खाया था। फिर जैसे ही ये सितारों को अंदर खींचने लगे और वैसे ही उनका इवेंट होराइजन बढ़ने लग गया, और वो सितारों को खींच के एक एग्रेशन डिस्क बनाने की जगह एक गल्फ में निकलने लग गए, और इसीलिए ये इतने दूर है हमसे, और इतिहास में जो भी कुछ हुआ है उसकी एक झलक हम तक पहुंचा रहे हैं। और ये सोच के भी कितना अजीब लगता है कि जो हम आज देख रहे हैं या जान रहे हैं वो करोड़ों साल पहले की बात है। इसकी रोशनी आज हम तक पहुंच पा रही है, और अगर हम किसी तरह आज यहाँ से गायब होकर उनके पास पहुंच सके तो शायद वो वहाँ होंगे ही नहीं, क्योंकि वो रोशनी हम तक करोड़ों सालों का सफर करके आज यहाँ पहुंच रही है। एक ऐसा सफर जो इनके खुद की जिंदगी से भी ज्यादा लंबा रहा है। लेकिन क्वेसार्स का जन्म अभी भी ब्रह्मांड में हो सकता है। इनफैक्ट उनका जन्म 300 से 500 करोड़ सालों बाद बिल्कुल यहाँ पे भी हो सकता है, जब एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सीज आपस में टकरा जाएंगी, और जो दोनों के बीच का सुपरनैचुरल ब्लैक होल है वो क्वेसार को पैदा कर सकता है। तो ये थी ब्रह्मांड की सबसे रोशनी वाली चीज, जो कि आपको इससे पहले नहीं पता थी, बट मेरे ख्याल से अब तो पता है।
सबसे चमकीली चीज क्या है? और अगर मैं आपको पूछूं कि दिन में आसमान में दिखने वाली सबसे चमकीली या ब्राइटेस्ट चीज क्या है, तो आप कहोगे सूरज, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा सूरज ही एक ऐसा सितारा है जो हमसे इतना फास्ट है और उसकी रोशनी आसपास के सारी रोशनी को फीका कर देती है। तो ये काफी ब्राइट है, राइट? लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमारा ब्रह्मांड भरा पड़ा है ऐसे सितारों से जो हमारे सूरज की तुलना में कई गुना ज्यादा ब्राइट है। एस्ट्रोनॉमर्स जो सितारों की स्टडी करते हैं वो उनकी ब्राइटनेस की कैलकुलेटेड इंटेंसिटी या परिमाण को डिस्क्राइब करने के लिए दो टेक्निकल शब्दों का यूज करते हैं। सूरज और दूसरे कई सितारों की रोशनी यानी पृथ्वी तक कितने ब्राइटनेस में पहुंच रही है उसे कहा जाता है अपेरेंट मैग्नीट्यूड, जहां आप नाम से ही देख सकते हो जो कहता है अपेरेंट, यानी वो ब्राइटनेस जो हमें पृथ्वी से दिखाई दे रही है। ये उनका वास्तविक ब्राइटनेस नहीं बताता है, सिर्फ ये बताता है कि वो हमें पृथ्वी से कितने ब्राइट दिख रहे हैं। और ये बेसिकली दो इंपॉर्टेंट चीजों पे डिपेंड करता है, एक है सितारे की असल ब्राइटनेस और दूसरी उसकी हमसे दूरी। क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है इसलिए उसकी रोशनी हमें बहुत फीकी लगती है। यहाँ तक कि हमारा चांद जिसकी खुद की रोशनी नहीं है, जो कि सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, वो भी हम उन सितारों से ज्यादा काफी ब्राइट दिखता है। बट ये कोई फेयर कंपटीशन नहीं है, और अगर हम 100 वाट की लाइट को अपनी आंखों के कुछ इंच सामने रख दें तो वो भी हमें सूरज से ज्यादा ब्राइट दिखेगा। बट हम सब जानते हैं कि अगर दोनों को एक समान दूरी से देखा जाए तो फिर तो दोनों की रोशनी का कोई मुकाबला ही नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में अपेरेंट मैग्नीट्यूड हमारे किसी काम का नहीं है, हमें खोज है ब्रह्मांड की सबसे ब्राइटेस्ट चीज की, और इसे ढूंढने के लिए हमें चीजों का अपना वास्तविक ब्राइटनेस मापना होगा, ना कि वो ब्राइटनेस जो हमें पृथ्वी से दिखता है। सितारों की इस खुद की ब्राइटनेस को कहते हैं एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड। अब रोशनी की ब्राइटनेस को मापने के लिए हम एक स्केल यूज करते हैं। इसमें नंबर्स को ज्यादा से कम ऑर्डर में अरेंज किया होता है। इस स्केल में नंबर जितना बड़ा होगा उतनी कम उस चीज की ब्राइटनेस होगी, और नंबर जितना कम होगा उतनी ज्यादा उसकी ब्राइटनेस होगी। तो हमें जिस चीज की खोज है उसकी ब्राइटनेस का नंबर इस स्केल में सबसे कम होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा सूरज जो कि हमें इतना ब्राइट लगता है वो इस स्केल में कहाँ आता है। तो अगर हम सूरज को कुछ सारे सितारे या ब्रह्मांड के कुछ पावरफुल प्रक्रियाओं के साथ खड़ा कर दें एक समान दूरी में, तो सूरज की वास्तविक ब्राइटनेस होगी 4.8, जो कि इतना बुरा नहीं है। तो चलिए हम बाकी चीजों को कंपेयर करते हैं पृथ्वी से दिखने वाले सितारों से। सीरियस से, जो कि पृथ्वी से दिखने वाला सबसे ब्राइटेस्ट सितारा है। सीरियस रात में दिखने वाले तारों से सबसे ज्यादा चमकीला तारा है, और ये हमसे लगभग 8.6 लाइट ईयर्स यानी प्रकाश वर्ष दूर है, और इसकी रोशनी यानी एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड है 1.46, और इसीलिए ये हमारे सूरज से 22 गुना ज्यादा चमकीला है। काफी ज्यादा है, राइट? तो आप लोग का क्या ख्याल है इस सितारे के बारे में जिसका नाम है R136A1? ये सूरज से सिर्फ 256 गुना ज्यादा बड़ा ही नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का सबसे चमकीला सितारा भी है। भूलिए मत, जितने कम आंकड़े होंगे ब्राइटनेस को डिस्क्राइब करने के लिए उतना ज्यादा ब्राइट वो चीज होगा। इस सितारे की वास्तविक रोशनी हमारे सूरज की तरह 4.8 नहीं है, बल्कि है -12.16, जिसका मतलब ये हमारे सूरज से लगभग 86 लाख गुना ज्यादा चमकीला है। और अगर ये हमारे सूरज की जगह होता तो इसकी प्रकाश की बस एक झलक ही हमारे आंखों को तुरंत नष्ट कर देती। बट ये इतना चमकीला सितारा भी हमारे ब्रह्मांड की सबसे चमकीली चीज नहीं है। आप जानते हो कि जब एक विशाल सा सितारा फटता है तो एक बड़ा सा धमाका होता है जिसे कहते हैं सुपरनोवा या हाइपरनोवा। लेकिन ये सुपरनोवा के साथ कुछ और भी होता है। सितारा जितनी ऊर्जा से विस्फोट होता है, एक बहुत ही पावरफुल रोशनी की बीम यानी किरण रिलीज होती है, और इस बीम को हम कहते हैं गैमा रेज बर्स्ट, जो किसी भी सितारे से कई ज्यादा ब्राइट होता है। और ये उतनी ऊर्जा सिर्फ कुछ सेकंड में रिलीज करता है जितनी ऊर्जा सूरज कुछ हजार करोड़ सालों में रिलीज करेगा। ये ब्रह्मांड का एक बहुत ही अनोखा इवेंट होता है, और हमारे कुछ दूरी पे एक सितारा भी है जो कि वैज्ञानिकों के अनुसार आगे भविष्य में ये विस्फोट हो सकता है। उस सितारे का नाम है WR104, और साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया है कि अगर यहाँ गामा रेज बर्स्ट हुए तो वो डायरेक्टली अर्थ की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो वो रेडिएशन का केवल 10 सेकंड हमारे ओजोन लेयर को 25% तक डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे हजारों जीव एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। अब तक का डेटोनेट किया हुआ सबसे पावरफुल न्यूक्लियर बम तबाही बचाने में इसके आसपास भी नहीं है, और उसे हमने विस्फोट किया था यहाँ धरती पे ही। जबकि WR104 हमसे 7500 लाइट ईयर की दूरी पर है, हम उसे अपने आंखों से देख भी नहीं सकते। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी पावरफुल और कितनी ज्यादा ब्राइट चीज होगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये बर्स्ट कुछ सेकंड तक ही टिकता है, लेकिन फिर भी ये ब्रह्मांड की सबसे चमकीली चीज नहीं है। ब्रह्मांड की सबसे चमकीली चीज ढूंढने के लिए हमें इत्तेफाक से देखना पड़ेगा ब्रह्मांड के सबसे अंधेरे फेस को, जिन्हें हम जानते हैं ब्लैक होल्स के नाम से। ब्लैक होल्स इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो ब्रह्मांड के बड़े बड़े सितारों तक को खा जाते हैं, और कई बार एक साल में हमारे सूरज जैसे हजारों सितारों को। और इन सितारों को पूरी शक्ति से अपनी तरफ खींचते वक्त एक ऐसी चीज होती है जो ब्रह्मांड के किसी भी चमकती चीज को अपने सामने फीका कर देगी। जब ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण सितारों को अपनी तरफ खींचता है तो दृश्य कुछ इस तरह दिखता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उस
सितारों के सारे गैसेस और रेज कैसे उस ब्लैक होल में घुसते हुए चले जा रहे हैं, जिस चीज को इसके आकार की वजह से कहते हैं एक्रेशन डिस्टिंक्ट। यहाँ सारे गैसेस और डिब्रीज इतनी तेजी से खींचे चले जा रहे हैं कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं जबकि कोई भी गर्म चीज चमकती है, वैसे ही मैटर के इतने फ्रिक्शन से ये भी ग्लो करने लगते हैं, क्योंकि इनकी ब्राइटनेस का इनका खुद का ही एक नाम है, क्वेजार। जैसा कि एक गैलेक्सी में करोड़ों सितारे होते हैं, क्वेजार ऐसी किसी गैलेक्सी से हजारों गुना ज्यादा रोशनी देता है। यकीन करना मुश्किल है, राइट? पहला देखा गया क्वेजार जिसका नाम है 3C273, जिसका वास्तविक ब्राइटनेस है -26.7, जो कि हमारे सूरज से 4 ट्रिलियन गुना ज्यादा है और हमारे पूरे मिल्की वे गैलेक्सी से 100 गुना ज्यादा। और अगर हम ये क्वेजार 3C273 को 33 लाइट ईयर की दूरी से देख सकें तो ये हमारे सूरज इतना चमकेगा। पर जैसा कि हम जानते हैं ये सिर्फ 8 प्रकाश मिनट की दूरी पर है। लेकिन ये लाइट जो क्वेजार्स हम तक पहुंचा रहे हैं, ये तो उनके रेडिएशन का सिर्फ छोटा सा एक हिस्सा है। क्वेजार्स मोस्टली देखे जाते हैं गैलेक्सीज के सेंटर में, क्योंकि वहाँ यूजली सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं, क्योंकि उनकी रोशनी लिटरली पूरी गैलेक्सी की रोशनी को अपने अंदर डुबा लेती है। और इन गैलेक्सीज के सेंटर्स को कहते हैं एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। और इन क्वेजार की सबसे ज्यादा ऊर्जा निकलती है रेडिएशन जेट के फॉर्म में। एक रेडिएशन जेट कुछ इस तरह दिखता है और ये सूरज से प्लूटो तक का सफर 15 लाख बार कर सकता है। अगर हमारा पृथ्वी डायरेक्ट इस गैलेक्टिक न्यूक्लियाई के रेंज में आ सका तो इसी क्वेजार को कहा जाता है ब्लेजार। और अब तक की देखी गई सबसे ब्राइटेस्ट चीज है ब्लेजार 3C454.3। इसकी वास्तविक ब्राइटनेस उसकी पीक लेवल पे रही है -31.4, जो कि आंकड़ों में सबसे कम है। इसका मतलब है वास्तविकता में सबसे ज्यादा। अगर आपको इनका एक एग्जांपल देखना है तो आप ये पिक्चर देख सकते हो, जो कि निकाला गया था हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा। यहाँ एक राइट साइड में एक सितारा है जो हमसे कुछ 100 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, और इसके बाजू में जो चीज है वो आकार और रोशनी में बिल्कुल सेम लगती है, पर वो है एक क्वेजार 100 करोड़ लाइट ईयर दूर। पर आप सोच रहे होंगे ये क्वेजार्स इतने दूर क्यों होते हैं? तो इसकी वजह ये है कि ब्रह्मांड में हर चीज की तरह इनका भी एक दिन अंत होता है। ये क्वेजार्स बने थे करोड़ों साल पहले जब हमारा ब्रह्मांड नया था, और ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन्स बहुत छोटे थे, क्योंकि उन्होंने अब तक इतने सितारों को नहीं खाया था। फिर जैसे ही ये सितारों को अंदर खींचने लगे और वैसे ही उनका इवेंट होराइजन बढ़ने लग गया, और वो सितारों को खींच के एक एग्रेशन डिस्क बनाने की जगह एक गल्फ में निकलने लग गए। और इसीलिए ये इतने दूर है हमसे, और इतिहास में जो भी कुछ हुआ है उसकी एक झलक हम तक पहुंचा रहे हैं। और ये सोच के भी कितना अजीब लगता है कि जो हम आज देख रहे हैं या जान रहे हैं वो करोड़ों साल पहले की बात है। इसकी रोशनी आज हम तक पहुंच पा रही है, और अगर हम किसी तरह आज यहाँ से गायब होकर उनके पास पहुंच सके तो शायद वो वहाँ होंगे ही नहीं, क्योंकि वो रोशनी हम तक करोड़ों सालों का सफर करके आज यहाँ पहुंच रही है। एक ऐसा सफर जो इनके खुद की जिंदगी से भी ज्यादा लंबा रहा है। लेकिन क्वेजार्स का जन्म अभी भी ब्रह्मांड में हो सकता है। इनफैक्ट उनका जन्म 300 से 500 करोड़ सालों बाद बिल्कुल यहाँ पे भी हो सकता है, जब एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सीज आपस में टकरा जाएंगी, और जो दोनों के बीच का सुपर नेचुरल ब्लैक होल है वो क्वेजार को पैदा कर सकता है। तो ये थी ब्रह्मांड की सबसे रोशनी वाली चीज, जो कि आपको इससे पहले नहीं पता थी, बट मेरे ख्याल से अब तो पता है।
भी गए तो वापस बाहर आ नहीं सकते। तो ब्लैक होल्स के अंदर आखिर चल क्या रहा है, और ये जानने के लिए बहुत से साइंटिस्ट उत्सुक हैं। ये एक तरीके से यूनिवर्स की अल्टीमेट मिस्ट्री है, क्योंकि ये हमारे आंखों के सामने है भी और नहीं भी है। स्टीफन हॉकिंग बहुत ही छोटी उम्र में शरीर से पैरालाइज्ड हो गए थे, और उन्होंने सिर्फ अपने सोच और लॉजिक के जरिए ये पता लगाया कि ब्लैक होल्स के अंदर आखिर चल क्या रहा है, और इसके साथ साथ ब्लैक होल्स काम कैसे करते हैं ये भी, जिसके कारण आज वो इतने मशहूर हैं, क्योंकि और साइंटिस्ट इतने गहरे स्तर पर आज तक सोच नहीं पाए। तो चलिए जानते हैं उन्होंने ब्लैक होल्स की फिजिक्स में क्या योगदान दिए। सबसे पहले तो जानिए कि ब्लैक होल्स के इर्द गिर्द एक रीजन होता है जिसका नाम है इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन एक तरह से बाउंड्री है एक ब्लैक होल की, और जब तक आप इवेंट होराइजन के बाहर हैं तब तक आप सुरक्षित हैं, और जैसे ही आपने इवेंट होराइजन को क्रॉस कर दिया तो उसके बाद आप वापस नहीं आ सकते। तो फिर स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि चलो मैं इवेंट होराइजन पे ही एक गहरा रिसर्च करता हूँ कि आखिर ये कैसे काम करता है, और उन्होंने पाया इवेंट होराइजन ब्लैक होल का एक होलोग्राम की तरह काम करता है, और ब्लैक होल के अंदर क्या क्या चल रहा है ये सारी इंफॉर्मेशन इवेंट होराइजन के अंदर ही छिपी हुई है, और हमें उसे इंटरप्रेट करना यानी कि समझ पाना नहीं आ रहा। हालांकि इस इंफॉर्मेशन को रीड करना बहुत ही मुश्किल है, पर उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को रीड करके हमें एक फॉर्मूला दिया जिसकी मदद से हम ब्लैक होल के अंदर की एनर्जी जान सकते हैं ब्लैक होल्स की सतह का एरिया पता करके। सिर्फ एनर्जी का पता चल जाने से हमें ब्लैक होल के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है, जैसा कि आप जानते हैं बाय द फॉर्मूला E=mc², क्योंकि मैस भी एनर्जी का ये एक रूप है, तो हमें टोटल मैस पता चल जाता है एक मैटर का ब्लैक होल के अंदर। और इसी के साथ हमें ये पता चल जाता है कि जैसे ही ब्लैक होल के अंदर कुछ जाएगा उसकी मैस यानी कि उसकी एनर्जी और बढ़ेगी, और इवेंट होराइजन का रेडियस भी साथ ही साथ बढ़ेगा। इस एनर्जी फॉर्मूला के साथ, जो कि अपने आप में ये क्रांतिकारी फॉर्मूला था, पहली बार कि ब्लैक होल के अंदर क्या चल रहा है हम इसके बारे में बात कर पा रहे हैं। इसके बाद स्टीफन हॉकिंग ने एक हॉकिंग रेडिएशन नाम की एक प्रक्रिया की भी खोज की। आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक फिजिक्स की है, एक ऐसी थ्योरी की तलाश करना जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को कंबाइन कर सके, एक ऐसी थ्योरी जो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग हो। पर यह भी सच है कि कोई भी साइंटिस्ट एकदम से ही किसी भी थ्योरी का निर्माण नहीं कर सकता। पहले हमें उस थ्योरी की कुछ झलकें मिलती हैं, और फिर धीरे धीरे हमें मिलती है वो कंप्लीट थ्योरी। तो स्टीफन हॉकिंग ने अप्लाई किया क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत बिल्कुल पहली बार एक ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट ब्लैक होल पर। ब्लैक होल असलियत में एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए स्टडी करते हैं, पर
स्टीफन हॉकिंग्स ने ब्लैक होल को क्वांटम के थ्रू स्टडी किया और खोज करी हॉकिंग रेडिएशन प्रक्रिया की। जब स्टीफन हॉकिंग्स ने ब्लैक होल को क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत के जरिए स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि ब्लैक होल्स हमेशा से एक तरह का रेडिएशन बाहर रेडिएट करते जा रहे हैं और इस रेडिएशन को उन्होंने कहा था हॉकिंग रेडिएशन। और अब ये रेडिएशन ये भविष्यवाणियां करती हैं कि अगर ब्लैक होल्स कंटिन्यूअसली यही रेडिएशन इमिट कर रहा है तो उसकी ऊर्जा कंटिन्यूअसली कम होती जा रही है। और क्योंकि ब्लैक होल की ऊर्जा हमेशा उसके इवेंट होराइजन के समान रहती है तो अगर ऊर्जा बाहर रेडिएट होती जाए तो इवेंट होराइजन कंटिन्यूअसली छोटा होते जाएगा अनलेस ब्लैक होल लगातार मैस होल निकलता रहे। और अगर ब्लैक होल के अंदर कुछ नहीं जा रहा तो धीरे धीरे ब्लैक होल सिकुड़ता जाएगा और अंत में स्पेस में इवेपोरेट यानी गायब हो जाएगा। तो इसी तरीके से उन्होंने हॉकिंग रेडिएशन और अपने पहले दिए गए ऊर्जा के फॉर्मूले से ब्लैक होल इवेपोरेशन की भी डिस्कवरी की। और अब आइए अपना एक खुद का एक ब्लैक होल बनाते हैं। इसके लिए एक और बार नजर डालिए इसके वेलोसिटी के फॉर्मूला पर, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके वेलोसिटी बढ़ाने के लिए हमें m या तो r की वैल्यू को इंक्रीज करना होगा बिकॉज बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट है और ये संभव कर पाने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट की मास की डेंसिटी बढ़ानी होगी या फिर उसका साइज घटाना होगा। और अगर हम किसी तरह डेंसिटी बढ़ा दे तो हमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा इन स्पेस जिसे ब्लैक होल कहा जाएगा। लेकिन ये ऑब्जेक्ट जिसे हम ब्लैक होल कहेंगे ये हमें स्पेस में दिखाई कैसे देगा क्योंकि ये खुद ही तो काले रंग का है। ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी ऑब्जेक्ट है क्योंकि इनके अंदर क्या हो रहा है हमें ये कभी दिखाई नहीं देता क्योंकि इनसे कुछ भी चीज बाहर नहीं निकल सकती, यहाँ तक कि एक किरण रोशनी तक की भी नहीं। और इसी वजह से इसे ब्लैक होल कहा जाता है। और हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि ब्लैक होल कहाँ मौजूद है? तो इसके लिए हम एक बहुत ही क्रिएटिव तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। अगर स्पेस के किसी रीजन में एक ब्लैक होल होगा तो उस ब्लैक होल के आसपास की चीजों पर ग्रेविटी का एक भीषण प्रभाव जरूर होगा, यानी कि एक ब्लैक होल के अराउंड चीजें रिवॉल्व कर रही हों। तो अगर हमें अंतरिक्ष के भाग में ऐसा कुछ दिखता है जहाँ काफी सारे प्लैनेट्स या सितारे एक अंधेरे से गोले के चक्कर काट रहे हैं तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पे एक ब्लैक होल है। पर फ्रेंड्स क्या आपने एक बात नोटिस की कि ब्लैक होल से ग्रेविटी बाहर निकल रही है पर लाइट नहीं, मतलब कि जो ये ग्रेविटी का आकर्षण है ये भी तो ब्लैक होल के अंदर के मैस के कारण ही तो है। और अगर हमें किसी भी तरह ब्लैक होल के अराउंड ग्रेविटी का फोर्स कितना है ये पता चल सके तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर ब्लैक होल के अंदर कितना मैस मौजूद है। ऐसे ही ग्रेविटी बेस्ड तकनीक इस्तेमाल करके अंदर क्या चल रहा है ब्लैक होल के हम पता कर सकते हैं। आज के टाइम पे जो सबसे आधुनिक तकनीक है जिसपे सबसे ज्यादा रिसर्च चल रही है वो है ग्रेविटेशनल वेव्स को सटीकता से माप पाना। आई होप आपने हाल ही में हुए ग्रेविटेशनल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में तो सुना ही होगा। और अगर हम इन्हीं ग्रेविटेशनल वेव्स को कामयाबी से माप सके तो ये हमें ब्लैक होल्स के अंदर क्या चल रहा है ये मापने में मदद कर सकता है। ये ग्रेविटेशनल वेव्स हमारी आंखों की तरह काम करेंगी देखने के लिए कि एक ब्लैक होल के अंदर असल में क्या चल रहा है। वैज्ञानिकों ने पहली बार लाइगो एक्सपेरिमेंट में इन ग्रेविटेशनल वेव्स को पहली बार ऑब्जर्व किया और इस एक्सपेरिमेंट को कामयाब कर पाने में बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट का भी योगदान था। ये ग्रेविटेशनल वेव्स जो हमने अर्थ पर डिटेक्ट किए हैं ये दो ब्लैक होल्स के आपस में टकरा के एक बड़ा ब्लैक होल बनने से उत्पन्न हुई थी। और अब ग्रेविटेशनल वेव्स पर जम के रिसर्च चालू है कि हम ब्लैक होल्स की अंदर की बातें जान पाए। तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसे काम करता है ये लाइगो एक्सपेरिमेंट। लाइगो यानी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी एक ऐसी लेबोरेटरी है जहां हम आधुनिक तकनीकों की मदद से ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर पाते हैं। लाइगो एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले आपको आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझना होगा। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि हमारा स्पेस एक रबर सीट की तरह है और अगर आप इस रबर सीट पे मास रखोगे तो एक कर्वेचर यानी कि एक कर्व सी सतह मिलेगी जो कि होगी हमारी ग्रेविटी। अब जैसे जैसे इस रबर सीट पे चीजें मूव करेंगी तो वो एक तरह की वेव्स का निर्माण करेंगी और यही वेव्स होंगे हमारे ग्रेविटेशनल वेव्स। इन्हीं वेव्स की वजह से बार बार हमारा स्पेस स्ट्रेच और स्क्वीज होता है और इसका प्रभाव हम करोड़ों लाइट ईयर्स दूर तक महसूस कर सकते हैं। इन्हीं वेव्स को मापने के लिए हम एक इंटरफेरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इंटरफेरोमीटर में हमारे पास दो लंबे परपेंडिकुलर ट्यूब्स होते हैं जिनकी लंबाई एग्जैक्टली बराबर होती है और इन ट्यूब्स में एक ही लाइट सोर्स से दो लाइट सोर्स को डिवाइड करके भेजा जाता है। इन ट्यूब्स के दूसरे एंड पर मिरर होता है और जब लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आती है तो इसका इंटरफेरेंस ऐसे होता है कि दोनों वेव्स
पूरी तरह से एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। पर अगर एक ग्रेविटी वेव आती है तो इन ट्यूब्स की लंबाई बारी बारी से बढ़ती और घटती रहती है, जिसकी वजह से अब ये लाइट वेव्स कंप्लीटली कैंसिल नहीं होती और हमें पता चल जाता है कि ग्रेविटेशनल वेव्स पास हो रहे हैं। इन ग्रेविटेशनल वेव्स की वजह से हमें ये पता चल सकता है कि ब्लैक होल के अंदर क्या चल रहा है और इनके थ्रू हम ब्लैक होल से अंदर या बाहर से अंदर की तरफ कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि ये वेव्स स्पेस का ही डिस्टर्बेंस है। तो इन पे एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लागू नहीं होता। एस्केप वेलोसिटी आधारित है इस बात पे कि कोई चीज स्पेस में कितना तेज ट्रैवल कर रही है और ना कि स्पेस खुद कितना तेज बढ़ या घट रहा है, क्योंकि ये बढ़ना और घटना अपने आप में ही एक ग्रेविटी है और ऐसे ही काम करती है ये सारी चीजें। और इस पे अभी भी बहुत सारे रिसर्चेस चल रहे हैं और बहुत सारे रिसर्चेस पेंडिंग हैं।